डन। तो आज के लिए करने के लिए हमारे पास देखिए 2-3 सेक्शन हैं। पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा जो हिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन है, तीसरा पॉलिटी, है ना? इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो हम सही तरीके से इन द सेंस कि अब रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर देंगे। एक क्लास हमने दिन को भी अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ माइनर सी मिस्टेक थी जो एडिटिंग करने के लिए थी, इसलिए हमने वो अपलोड नहीं की। जो नई वाली एप्लीकेशन में आपकी अपलोड होंगी अब जितना भी मटेरियल है, क्योंकि 2-2 जगह पर अपलोड करेंगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा। आज की क्लास में ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा पॉलिटी वाला शुरू कर देते हैं, बेसिक से। बेसिक शुरू करेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिस या व्यवहार में आप क्या कहते हैं, ग्रुप, कम्युनिटी, नेशन, स्टेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। जो बचा हुआ पोर्शन है बाकी की क्लासेस का, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे धीरे-धीरे। हो सकता है कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पर अपलोड कर दूँ, तो वो भी आपने देख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बचा हुआ पोर्शन, जैसे हिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ पोर्शन है। अब हमारा फ़ोकस ये होगा कि जल्दी से जल्दी हम अपना मटेरियल वहाँ पर अपलोड करें, ताकि आप वीडियोज़ को कंप्लीट करें, जितना मटेरियल है वो भी कंप्लीट करें, और मुझे ये भी बता देना है कि आपका कौन-सा सेक्शन कमज़ोर रह रहा है, जिसमें और फ़ोकस करने की ज़रूरत है। किसी को ऐसा लगेगा कि वन टू वन इंटरेक्शन करके हम क्लास को और ज़्यादा ठीक कर लेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है, कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे, 2, 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, आपको लगेगा कि अ, एक हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, हम साथ में बैठ कर के वो चीज़ भी फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन फाइनली आप सबको रिज़ल्ट देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि हमें वन टू वन इंटरेक्शन करके हमें इतना समझ में नहीं आया है कोई भी टॉपिक, चाहे वो प्रीवियस हो, चाहे वो आने वाला हो, रात को बैठना हो, रात को बैठ जाएँगे 10 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद, सुबह बैठना होगा, सुबह बैठ जाएँगे, है ना? लेकिन समय आप एक ही बताइएगा। कोई भी ऐसा होगा और इसमें शर्माना नहीं है। शर्मा गए, अभी शर्मा गए तो भैया फिर कहानी खत्म है। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। छोटा से छोटा टॉपिक आप भी ऐसा लग रहा है कि हमें फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, अपना शेड्यूल आपका सही से नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि मुझसे रिज़ल्ट नहीं आएगा या कहीं पर मैं वीक रह रहा हूँ, वीक रह रही हूँ, तो वो सब चीज़ें जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनके लिए भी, है ना? कोई भी सेक्शन चाहे वो करंट अफ़ेयर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो हमें बता देना है समय रहते। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से देख सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें आपकी कहाँ पर कमज़ोर हैं। क्योंकि बाकी की जो प्रिपरेशन है वो तो चलती ही रहेगी, कितनी ही प्रिपरेशन करेंगे वो, है ना? तो इन 2 महीनों में हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं चला, अगर आप शर्माते रहे, आपको लगा पता कि भैया हमारा तो सब चीज़ें ठीक हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आपकी, हो सकता है ज़रूरत ना भी हो, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़रूरत है, तो वो मुझे समय से बता देना है आप सभी ने, ठीक है? डन? चलें? शुरू करें? चलो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। फेलियर से तो नहीं शर्माना चाहिए। फेलियर तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, हमेशा ही प्लस पॉइंट होता है फेलियर। फेलियर का कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आज की बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है जी? तो इसकी शुरुआत करें। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है थ्योरी, चाहे वो पॉलिटी में हो, थ्योरी भी होता है और एक होता है आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर। कि थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ है और प्रैक्टिस में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। 2 चीज़ें हो सकती है ना, व्यवहार हिंदी में कहते हैं जिसको। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आराम से चलूँगा, फिर हम थोड़ा-सा फास्ट में चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं यहाँ पर राज्य व्यवस्था। थ्योरी में हो सकता है ये कुछ और चीज़ हो। हम कहते हैं किसी को राज्य, हम कहते हैं किसी को स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है। तो ये स्टेट अलग-अलग है, लेकिन इसकी थ्योरी या हम कहें तो वो अलग हो सकती है। लेकिन वो है क्या आखिरकार? इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। कोई एक व्यक्ति है, लेकिन उससे ज़्यादा 2 व्यक्ति भी होते हैं। 2 या 2 से अधिक। एक को तो हम कहते हैं इंडिविजुअल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्राउड, CROWD होता है ना? उसे कहते हैं हम क्राउड या कहते हैं हम इसे भीड़। दूसरा,
दो या दो से अधिक लोगों को हम भीड़ भी कह सकते हैं, दो से ज्यादा लोगों को हम ग्रुप भी कह सकते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं समूह, और दो से ज्यादा लोगों को हम कम्युनिटी भी कह सकते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं समुदाय। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अब जो क्राउड होता है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है देखो, सिंपल भाषा में हम समझेंगे। क्राउड का मतलब होता है इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, कोई यहां से चला रहा है, कोई उधर से चला रहा है, तो भीड़ का कोई भी मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी अभी तैयारी कर रहे होंगे तो वो भीड़ में तैयारी कर रहे हैं, इनका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हम कहते हैं ना, जब भीड़ में लोग तैयारी करते हैं, ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, वो हो गया, कुछ हो गया, नहीं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है। अब एक व्यक्ति पटवारी का एग्जाम भी दे रहा है, एचएस का भी दे रहा है, एनटी का भी दे रहा है, यूपीएससी का भी दे रहा है, पीएन का भी दे रहा है, तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना हुआ। अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एचएस का देंगे सारा के सारा। तो ये भीड़ है जो अभी तैयारी कर रही है, आपको इस भीड़ से बाहर निकलना है, आपको अपना एक गोल बनाना है कि आपका गोल क्या होगा, और आपने सिर्फ उसी में ही जाना है। तो इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है नहीं, पहली चीज, यानी कि समान उद्देश्य इनका नहीं है, हिंदी में लिखना है। दूसरा, ये अनऑर्गेनाइज है। अब भीड़ क्या होती है, वो अनऑर्गेनाइज ही तो होती है, कि भैया आज इसका पढ़ लेते हैं, कल उसका पढ़ लेते हैं, परसों वो पढ़ेंगे, चौथे ये पढ़ेंगे, अनऑर्गेनाइज है। पता नहीं है कि पढ़ना कहां से शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है। किसने, हो सकता है आप में से उसका मेंस की आंसर राइटिंग शुरू नहीं की हो, किसी ने बोलेंगे भैया तैयारी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। फिर आपका समूह की बात की जाए तो उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। आपने अपना एक समूह बनाया, क्लास में ही बनाया, तो आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीन लोगों का ग्रुप बना दिया गया, तीन लोगों का ग्रुप बना दिया, उनको कह दिया कि आपको इस प्रैक्टिकल पर काम करना है, तो उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया। और वो ऑर्गेनाइज भी होते हैं, इसका मतलब वो संगठित भी होते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, संगठित भी होते हैं। तो ये समझ समझ में आ गया। देन वी हैव कम्युनिटी, इनका भी कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। इनका भी क्या होता है, समुदाय का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं एससी एसटी की, एससी की बात कर लो, एसटी की बात कर लो, एक समुदाय ही तो है। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमारे अधिकारों की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो इनका भी समान उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य। और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइज्ड भी है, संगठित भी होते हैं। जो एक समुदाय होता है संगठित होता है। दो एक इसमें और चीज जुड़ जाती है कि इनकी कॉमन आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, कॉमन आइडेंटिटी। इसका मतलब है इनकी समान पहचान होती है, समान पहचान होती है। जैसे कि हम एक समुदाय को ये भी तो कह सकते हैं कि वो महिला वर्ग से है, वो पुरुष वर्ग से है, एक समुदाय से। तो हो सकता है वो सेक्स से रिलेटेड हो सकता है वो कास्ट हो सकता है वो रिलीजन हो। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, हम कह सकते हैं किसी रीजन पे बेस्ड हो, हम कह सकते हैं कि किसी के रेस पे बेस्ड हो, प्रोफेशन पे बेस्ड हो, तो वो एक समुदाय हो गया। तो ये कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, तीन हमने देखा, तो एक है भीड़, तीसरा है फिर आप दूसरा है आपका ग्रुप जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन यहां पर एक जो चीज आई, जहां पर हमने कम्युनिटी में देखा, तो इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और कॉमन इनकी आइडेंटिटी होती है। अब इस समुदाय को ही हमें आगे डिफाइन करना है, क्योंकि ये दो तो रहने दीजिए, हम इनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। अब इसको हमें आगे देखना है, क्योंकि यही आपको सही लग रहा है कि भैया हाँ, इसको अब डिफाइन किया जाएगा आगे। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए, कम्युनिटी को ही आगे, देन वी हैव कम्युनिटी। देखो इसकी बात करें, इसी में आता है आपका नेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्र, और इसी में आता है आपका स्टेट, जिसे कहते हैं राज्य। दो चीजें आ गई, है ना। अब ये कैसे है, अब जो नेशन शब्द है, इसको डराइव किया गया है, लेटिन शब्द है जिस NATION, इससे इसको डराइव किया गया है। इसका अर्थ होता है, ये कैसा है, लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है ब्लड रिलेशन, मीन ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। नेशन का मतलब क्या होता है, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें किसी सामाजिक अवधारणा की बात बता रहा है, सोशल कंसेप्ट की बात कर रहा है, जहां पर हम रक्त की बात कर रहे हैं, खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो वही तो हमें फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे।
तो ये एक सोशल कंसेप्ट है। कैसा है? ये एक सोशल कंसेप्ट है, या कह सकते हैं हम सामाजिक अवधारणा है ये, सामाजिक अवधारणा। ठीक है, तो ये तो हो गया नेशन की बात। अब नेशन जो होता है, एक इसमें भी दो थ्योरीज हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक कंटेम्परेरी थ्योरी है, इस पर आएंगे हम अभी। और दूसरा है आपका स्टेट। मैंने क्या कहा, यहां पर दो थ्योरीज हैं, स्टेट की, नेशन की। क्योंकि मैं आपको इसलिए इतना डीपली करवा रहा हूं क्योंकि एचएएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, एचएएस या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब ये सोशल कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं, दो थ्योरीज हैं यहां पर दो थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी है वो है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है जी। और दूसरी जो थ्योरी है आपकी, उसे कहते हैं आप कंटेम्परेरी थ्योरी, कंटेम्परेरी थ्योरी। अब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ट्रेडिशनल थ्योरी का मतलब यह हुआ परंपरागत, परंपरागत विचारधारा, और दूसरे का मतलब हो गया आपका आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। समझ आ रहा है ना? है ना? अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ लग रहा है कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया? ठीक है, तो बता बता देना आपने तब मुझे कि अगर आपको कुछ भी लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो। अब ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज किस चीज की है? दीज थ्योरीज आर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि नेशन का निर्माण जो है वो किस विचारधारा पर हो सकता है, क्या ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पर या फिर आपका कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी पर। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, परंपरागत थ्योरी है, ये जो गठन का आधार बताता है कि हमारा जो गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए, है ना? ये क्या बताता है कि उस गठन का आधार क्या होना चाहिए, मतलब कि ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज क्या होना चाहिए। वो हो सकता है वो कास्ट हो, ये कहता है वो हो सकता है कास्ट हो, यानी कि जाति, हो सकता है वो रिलीजन हो, उस बेस पर हम ऑर्गेनाइज हैं, है ना? एक नेशन जो है, हम क्या बात कर रहे हैं, नेशन। हम बात करें ट्रेडिशनल थ्योरी की और कंटेम्परेरी थ्योरी की। अब ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है कि हम नेशन क्यों हैं? ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारा हो सकता है कास्ट सेम हो सकता है रिलीजन सेम हो सकता है रेस सेम हो, रेस का मतलब होता है नस्ल, रिलीजन का मतलब हो गया धर्म, हो सकता है रीजन हो, रीजन का मतलब हो गया क्षेत्र, हो सकता है वो आपकी लैंग्वेज हो, यानी कि भाषा। ट्रेडिशनल थ्योरी इन सभी को अपना आधार मानती है कि हम किस बेस पर एक नेशन कहलाएंगे। डन। लेकिन जो कंटेम्परेरी थ्योरी है, जो आधुनिक विचारधारा है, वो ये नहीं मानती है कि आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है। हम बात करते हैं आज हिंदू धर्म की, तो हम हिंदू धर्म से एक राष्ट्र थोड़ी ना बन जाएंगे। हिंदू धर्म के हो सकता है कहीं बाहर भी हो, श्रीलंका में है, नेपाल में है, तो हम राष्ट्र कैसे हुए फिर? हम नेशन कैसे हुए फिर? है ना, अगर आपका रिलीजन सेम है तो। दूसरी ओर जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं उनके जो गठन का आधार है, देखिए यहां पर भी जो गठन का आधार है वो क्या है, ये कहते हैं कि हमारी कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए। जो हमारी कॉमन हिस्ट्री है, यानी कि साझा इतिहास, हिंदी में कहेंगे आप साझा इतिहास, ये हो सकता है। कॉमन कल्चर हो, कॉमन कल्चर यानी कि साझी संस्कृति, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफी, और आपका कॉमन प्रॉब्लम्स हो, कि सभी की यही सेम ही प्रॉब्लम है, हमारे भी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं, नेशन कह सकते हैं उसको। कॉमन फ्यूचर हो, सॉरी कॉमन फ्यूचर, साझा भविष्य, हिंदी में क्या लिखेंगे यहां पर, साझा संस्कृति, साझा भूगोल, साझा समस्याएं, साझा भविष्य, ये कहेंगे आप। ठीक है, और इसी में आपका कंसेप्ट है जो फ्यूचर है, जो कॉमन फ्यूचर की हम बात करते हैं ना, इसी में आपका आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था।
ठीक है। तो कम्युनिटी में देखो, हमने देखा ट्रेडिशनल थ्योरी है, एक आपके पास कंटेम्परेरी थ्योरी है। अब ये स्टेट जो है ये आखिरकार क्या है? हमने ये तो देख लिया कि जो ये नेशन है, नेशन में हमने पास दो थ्योरीज हैं, ये एक आपके पास ट्रेडिशनल थ्योरी है, एक आपके पास कंटेम्परेरी थ्योरी है ना? अब ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी, ये कब एक्सेप्ट की जा रही थी? ये वाली जो थ्योरी थी कंटेम्परेरी थ्योरी, ये कब एक्सेप्ट की जा रही थी? जो ईस्ट इंडिया थी, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम कहें ब्रिटिशर्स, उससे आने से पहले, उसको आने से पहले इसको अपना रहे थे हम, इस कंटेम्परेरी थ्योरी को, है ना? एक यहां पर लिख दो, ईस्ट इंडिया और ब्रिटिशर्स आने से पहले, आने से पहले, ठीक है। हालांकि इस कंटेम्परेरी थ्योरी में भी दो चीजें थी, एक आपका मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी और एक आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उसको, उस पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा चले जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अगर लिखना है आपने तो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल इसके भी दो पार्ट आए फिर बाद में, एक आपका मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी लिखना है तो लिख सकते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी, और एक आपका हो गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब फ्रीडम स्ट्रगल चला हुआ था, उसको कहते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में ही एकता है, यानी कि अब सब चीजें हो गई कॉमन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले, ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और ये आपका इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिलने के बाद, ये मिलने के बाद वाली कहानी है। अब इसके बाद क्या हुआ है? हम बात कर रहे थे, अभी स्टेट की ही बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर डिफाइन करते हैं जरा राज्य को, इस राज्य की बात कर रहे थे हम, तो इसको डिफाइन करते हैं यहां पर। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट है क्या? कहां पर दिया हुआ है? क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमें देता है? स्टेट में ऐसा तो है नहीं कुछ। हम जो थे 26 जनवरी 1950 को एक स्टेट या राज्य का दर्जा मिला, लेकिन वो राज्य क्या हुआ? क्या हमें नेशन का स्टेटस नहीं मिला? हम यहां हमें राज्य का स्टेटस मिला। तो लीगल कंसेप्ट जो है, लीगल कंसेप्ट ये कहता है राज्य का, कि राज्य है क्या। लीगल कंसेप्ट कहता है कि एक राज्य क्या होगा, उस राज्य में एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड एरिया होना चाहिए, डिफाइंड एरिया, यानी कि निश्चित, हिंदी में जिसे कहेंगे निश्चित भूभाग, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या भी तो होनी चाहिए अपनी, और उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए अपनी। फोर्थ, उसकी अपनी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको संप्रभुता, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कि आप अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो कि आपके निर्णय कोई और ले रहा हो। तो हम सॉवरन कब बने? 26 जनवरी 1950 को ही। तो लीगल कंसेप्ट यही कहता है कि अगर कोई कोई भी जो रीजन है, अगर हम उसे स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? उसके पास ये सब चीजें होनी चाहिए, उसके पास अपना एरिया होना चाहिए, डिफाइंड एरिया होना चाहिए कि भैया इतना एरिया ये मेरा ही खेत है, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए वहां की, कुछ सरकार होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। उसके पास अपने अधिकार लेने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके अधिकार कोई और ही ले रहा हो। तो इसको अगर मैं और डिफाइन करूं, इसी राज्य को ही, इतना समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गया अभी? कंफ्यूज मत होना। देखो, अगर हम बात करते हैं स्टेट और राज्य की, मैंने क्या क्या कहा इसमें, कि हमारे पास क्या होना चाहिए? आपके पास डिफाइंड एरिया होना चाहिए, जिसे आप कहेंगे निश्चित भूभाग होना चाहिए, आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए,
आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, फिर आपके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, RGNITY, यानी कि संप्रभुता। ये 4 चीजें होनी चाहिए। अब 4 ये सॉवरेनिटी जो होती है, ये इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। कैसी होती है? क्यों ये बता रहा हूं मैं आपको कि 2 तरीके की होती है ये। देखो, इसके पीछे रीजन है अभी। ये कैसी होती है? एक तो होती है आपकी इंटरनल, एक होती है आपकी एक्सटर्नल। 2 चीजें हैं। यानी कि राज्य के अंदर या फिर हम कहें देश के अंदर आपके पास क्षमता होगी निर्णय लेने की, किसी राज्य के पास हो सकता है ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 चीजें लेते हैं यहां पर। एक लेते हैं यहां पर इंडिया और दूसरा लेते हैं यहां पर हिमाचल, है ना? 2 चीजें हैं हमारे पास। हमें पता है कि इंडिया का डिफाइंड एरिया है, या ये नीचे देखो यहां पर ऐसे करके, इंडिया का एक डिफाइंड एरिया है। इंडिया की पॉपुलेशन भी है, इंडिया की गवर्नमेंट भी है, इंडिया के पास इंटरनली अपने डिसीजन लेने की क्षमता भी है, एक्सटर्नली जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता। ऐसा ना हो कि आपके देश के निर्णय कोई बाहर वाला देश ले रहा हो। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो इसका डिफाइन एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है। क्या वो अपने इंटरनल मामले खुद डिसाइड कर रहा है? हाँ, क्या वो अपने जो डिसीजन है वो खुद ले रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है? तो कुछ एक मुद्दों में, कुछ एक हिस्सों में आप देखेंगे कि स्टेट के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ सेंटर के पास शक्तियां हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि इसके पास लिमिटेड शक्तियां हैं। इंटरनली भी अगर हम राज्य की बात करते हैं, हिमाचल के राज्य की बात कर रहे हैं, तो उसके पास अपने राज्य में कुछ शक्तियां जो है वो उसके पास सीमित है। एक्सटर्नल की बात करें तो नहीं है, क्योंकि जब भी जो काम होगा एक्सटर्नली, तो वो कैसे होगा? वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, है ना? जब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो चाहे आप हिमाचल ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, कोई भी ऐसी स्टेट ले लो, तो उसके पास ये शक्तियां जो है वो सीमित होती हैं। लेकिन एक स्टेट या फिर एक राज्य के पास आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया जो इंडिया अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्टेट है ना? अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक स्टेट है ना? हमने देखा अभी यहां पर कि भैया हाँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो तो स्टेट है ही। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो क्या भारत एक स्टेट है? बताओ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत क्या एक स्टेट है या नहीं है? क्या है भारत? बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें, हाँ हाँ, तो क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य का संघ। गुड, राज्य का संघ। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की ही बात की जाए, तो हिमाचल का अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी हिमाचल क्या है? हिमाचल क्या एक स्टेट है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी यहां पर देख रहे हैं ना हम कि उसके पास पावर जो है वो लिमिटेड है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो एक प्रोविंस है। क्या है? प्रोविंस कहते हैं उसे, हिंदी में कहते हैं प्रांत। प्रांत एक ऐसा रीजन होता है स्टेट के अंदर जिसे लिमिटेड शक्तियां प्राप्त हो, लिमिटेड ऑटोनॉमी उसके पास हो। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम कहते हैं उसे प्रोविंस, है ना? और यही वो शब्द है जहां पर आप प्रोविंस यूज करते हैं। प्रोविंस का मतलब क्या होता है कि स्टेट के अंदर एक ऐसा रीजन जिसे लिमिटेड ऑटोनॉमी या लिमिटेड स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, सीमित स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं, स्वायत्ता कहते हैं इसको।
स्वायत्ता। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? अब यहां पर तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे ही हम यहां पर भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हिमाचल क्या है? बताओ, हिमाचल क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? है प्रोविंस ही, है प्रोविंस ही, लेकिन इसको हमने अब रीनेम कर दिया है, अब कहते हैं हम इसको स्टेट। समझ आया क्या कहानी थी? अंतर यही है, स्टेट और राज्य में फाइनल जो हमारे पास ये निकल के आया, तो इंडिया अकॉर्डिंग टू थ्योरी इज स्टेट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और साथ ही में जैसे कोई भी स्टेट हो गई, हिमाचल हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, अकॉर्डिंग टू थ्योरी उसे कहते हैं हम प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट के अंदर ऐसा रीजन जिसे लिमिटेड ऑटोनॉमी प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं प्रोविंस। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार हम क्या कह सकते हैं किसी स्टेट को? प्रोविंस, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया अब? स्टेट। पहले तो हमने वही कहा था ना, पहले तो हम क्या यूज कर रहे थे? प्रोविंस ही तो यूज कर रहे थे हम, कि अलग अलग प्रोविंस, ये प्रोविंस वो प्रिंस, प्रांत हम यूज कर रहे थे। आप हिस्ट्री की बात करता हूं, हम प्रांत ही यूज करते थे, हम स्टेट थोड़ा ना यूज कर रहे थे, हम प्रांत ही यूज कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं यार? क्या करते हैं? यूज स्टेट। क्लियर? पता लग गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन? क्लियर? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सरकार की। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब शुरुआत करते हैं सरकार। अब इंग्लिश में कहते हैं इसको गवर्नमेंट। पूरा लिखना है आपने, गवर्नमेंट लिखना है आपने पूरा, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप लिखोगे, चाहे वो आंसर लिखोगे, प्रीलिम्स के मेंस के आंसर लिखोगे, तो वहां पर आपको पूरा ही लिखना है। तो इसलिए आदत अभी से डाल देनी है। मतलब हुआ सरकार। सरकार का अर्थ क्या होता है? ये जो सरकार है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि सिंपल भाषा में अगर देखें, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी चीज में जाएंगे आप, तो वहां से शुरुआत जो होती है वो बेसिक से होती है। सरकार का मतलब होता है कोई भी ऐसी संस्था जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही हो, उन पर शासन तभी कर रही हो, क्यों कर रही है? ताकि लोगों का कल्याण हो। एन इंस्टीट्यूशन, या फिर आप एन इंस्टीट्यूट टू गवर्न देयर, टू गवर्न द सिटीजंस फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। लिख दो यहां पर, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ एक ऐसी संस्था, एक ऐसी संस्था, जल्दी लिख दो आप, जो नागरिकों के विकास के लिए उन पर शासन करे, उन पर शासन करे। क्लियर? इतना अर्थ हो गया हमारा सरकार का। अब सरकार का जो है कॉम्पोजिशन किस तरीके का होता है? कुछ कॉम्पोजिशन भी तो होता है, कुछ संगठन भी तो होता है जिसे हम कहते हैं। तो कॉम्पोजिशन सरकार का क्या होता है, यानी कि संगठन। संगठन होता है, इसमें आपके पास होता है लेजिस्लेटिव, आपके पास होता है एग्जीक्यूटिव, आपके पास होता है जुडिशियरी। तीनों में अंतर आप सभी को पता ही है कि अंतर क्या होता है। इसका काम क्या होता है लेजिस्लेटिव का? टू मेक लॉस, है ना, कानून का निर्माण करना, उन कानून को एग्जीक्यूट करना, टू एग्जीक्यूट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कानून क्रियान्वयन। एग्जीक्यूट का मतलब हुआ क्रियान्वयन, टू एग्जीक्यूट द लॉ, जो कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसे इंप्लीमेंट ये करेगा। टू प्रोटेक्ट द लॉ इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द लॉ, उस लॉ का संरक्षण भी तो हो। अगर उस लॉ का संरक्षण ही ना हो पाया, तो उस लॉ का मतलब क्या हुआ फिर, है ना। अब इसमें जो ये एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको, जो कानून क्रियान्वयन है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका परमानेंट, एक होता है आपका कंटेम्परेरी। एक होता है आपका, सॉरी, टेम्परेरी,
और दूसरा होता है आपका परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? भैया हम 5 साल के लिए आएंगे, 5 साल के बाद सरकार चेंज, फिर तुम जानो, तुम्हारी सरकार जानो, हमें कोई लेना देना है नहीं। इसका मतलब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर की। अगर आपके पास परमानेंट है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉ को, आईएएस ऑफिसर बनना है आपको, आईपीएस ऑफिसर बनना है आपको, किसी भी चीज में जाना है आपको, एसडीएम बनना है आपको, एचएएस ऑफिसर बनना है आपको, तो आप क्या करेंगे? यहां पर जा रहे हैं ना, परमानेंट है आप, आपके पास कुछ शक्तियां दी गई हैं कि आपको उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं, कुछ ये भी हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि वी हैव 4 पिलर्स, चौथा पिलर कौन सा है? गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, तो वो कौन सा है? मीडिया ही है ना, तो वो भी इसमें अगर शामिल करते हैं, ऐसे ही शामिल कर दो। 3 तो यही हो गया आपके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये कॉम्पोजिशन हो गया इसका। लेकिन हम बात करते हैं कभी 4th पिलर की, तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। 3 तो यही हो गया आपके, है ना, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये हो गया आपका। डर, चलो यहां से आगे चलें। अब जो गवर्नमेंट थी, हमने क्या किया था अभी, ये हमने डिफाइन किया था इस तरीके से, ये आपका लेजिस्लेटिव हो गया, ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, यहां पर आपकी क्या आ जाती है? पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ? जो कानून बना रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी आप जब देखते हैं, यहां पर हो गया है राज्यसभा, दूसरी तरफ हो गया है आपका लोकसभा, सेम। और यहां पर क्या हो जाता है आपका, हम बात कर रहे थे टेम्परेरी की, और दूसरी हम बात की परमानेंट की। टेम्परेरी में मैंने कहा आपका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या मिनिस्टर जो है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कहां से आए हैं? इधर ही से तो आए हैं ना। जिसकी यहां पर मेजोरिटी है, जिसका यहां पर बहुमत है, उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं आगे। और ये आपके ब्यूरोक्रेसी वाले हो गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। तो ये तो हम बाद में डिफाइन करेंगे कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, क्या चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आपको पता लग गया क्या चीजें हैं। अब जिसकी गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो आगे लॉज बनाएंगे। जैसे कि कैसे बनाए? 3 फार्म बिल्स, 3 कृषि कानून, ये 3 कृषि के कानून हमने बना दिए, वो फिर वापस ले लिए गवर्नमेंट ने। तो इससे समझ लो कि उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने कानून बनाया। अब ये कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो ये करेंगे, इनको कह दिया आईएएस आईपीएस ऑफिसर है भैया, अगर किसान आ रहे हैं दिल्ली आंदोलन करने तो आपको रोकना पड़ेगा। कानून बना है ना, तो आपको रोकना पड़ेगा, कानून ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो किसान आंदोलन करने आ रहे थे उनको कह दिया, जुडिशियरी ने उनको कहा कि भैया अगर आपको आंदोलन करना है, आपका राइट है, आंदोलन राइट करना है आपका, राइट है आपका आंदोलन करना, लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर के मत जाइए, क्योंकि उससे कानून जो है वो ब्रीच हो रहा है। तो हमने यहीं पर उस चीज को देख लिया कि कैसे वो कानून से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कितने तरीके की होती है, उसकी टाइप्स की बात करें, तो एक होता है आपका ऑटोक्रेसी, इसे कहते हैं हम हिंदी में राजतंत्र। एक होता है आपका ओलिगोक्रेसी, उसे कहते हैं आप अल्पतंत्र। एक होता है आपका डेमोक्रेसी, हिंदी में जिसे कहते हैं लोकतंत्र। अब भारत की बात की जाए तो भारत में तो डेमोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है राजा का शासन। क्या मतलब होता है? रूल ऑफ किंग। अल्पतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ सम पीपल, कि कुछ एक लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं। रूल ऑफ सम पीपल, कि 5-6 लोग मिले हुए हैं, वो आपस में मिलकर के रूल कर रहे हैं किन्हीं लोगों पर। यहां डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन।
तभी तो हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पब्लिक। लेकिन रूल ऑफ पब्लिक होगा कैसे? उनका कैसे होगा? तो वो पब्लिक जो होगी, पब्लिक जो होगी, वो जब गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? गवर्नमेंट इनको इलेक्ट कर रही है ना? और ये क्या कर रहे हैं? ये फिर इन पर रूल कर रहे हैं। छोटा सा शब्द है, जो जनता का शासन है, जो कहते हैं हम जनता का शासन। डेमोक्रेसी आजकल बात होती है, आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन की जो जो भी गवर्नमेंट है, सरकार, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हाल ही में चंडीगढ़ में हुआ, कि इट इज द मॉकरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा? या मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो क्यों कहा? डेमोक्रेसी में लोगों का के पास अधिकार है कि वो अपने ऊपर शासन करने वालों को चुने, उनके पास ये अधिकार है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने क्या, जो मेयर था उसने क्या किया? उसने वो बैलेट पेपर जो थे, जो अ, जो दूसरी पार्टी को जाने थे, उन्होंने वो कैंसिल कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग चुन रहे थे, जो लोग चुन रहे थे, उसको तो आगे लाया ही नहीं गया। जिसके पास मेजोरिटी थी वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि इस व्यक्ति के कारण, इस मेयर के कारण। तो उस मेयर के इलेक्शन, उस मेयर के फ्रॉड के कारण, करप्शन के कारण वो इलेक्शन हार गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया क्लास ले ली, भैया ऐसा तो तुम कर ही नहीं सकते, जबकि वो सारा कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। तो इसीलिए कहते हैं आजकल जो अपोजिशन वाले हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो खतरे में है, क्योंकि जो लोग वोट कर रहे हैं, जिसको वोट कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट को, उस तक तो वो वोट पहुंच ही नहीं रहा है। बीच में वो वोट किसी और को ही चले जा रहा है। जिसको हमने वोट किया था, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं, किसी एमएलए को आपने वोट दिया, ठीक है, आपने वोट दिया किसी एमएलए को। अब वो एमएलए था फॉर एग्जाम्पल एबीसी पार्टी का, ए पार्टी का था, है ना? रूल कौन पार्टी कर रही है? अब जीत गई बी पार्टी, है ना? ये बी पार्टी जो थी वो जीत गई। अब एमएल आपने जो वोट दिया वो ए एमएलए को दिया, आप चाहते थे कि ये शासन करे, लेकिन बाद में जाकर के देखा इलेक्शन के बाद कि उसको कुछ पैसे मिले, वो बी पार्टी में शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी तो डेमोक्रेसी खतरे में है, कि आपने जिसको वोट दिया, वो वोट तो कहीं काउंट ही नहीं हुआ। आप चाहते ही नहीं थे कि वो दूसरी पार्टी को जाए, इसलिए तो आपने ए चुना था, लेकिन वो बी पार्टी में चले गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी जो डेमोक्रेसी है, आपका जो अधिकार है, जनता का जो शासन है, वो जनता का शासन यहां पर नहीं हो रहा है, कुछ एक लोगों का शासन हो रहा है। क्लियर? अगर यहां पर कोई बीजेपी के हैं या कुछ ऐसे हैं तो बुरा ना माने, ये चलता रहता है ना? बाकी जो है वो आ, शासन है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ चलता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ऑटो का मतलब यहां पर भी देख लीजिएगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और लीगो का मतलब होता है सम। इसका मतलब होता है सेल्फ, इसका मतलब होता है सम। ऐसा करके लिख देना है आपने। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके आगे जरा। खैर, इसको आगे डिफाइन करने की जरूरत है, डेमोक्रेसी को आगे डिफाइन कर देते हैं, बाकी ऑटोक्रेसी को आगे डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, है ना? कि दोनों कर देते हैं, चलो दोनों को कर देते थोड़ा थोड़ा। ठीक है, दो चीजें आपके पास, पहला, ताकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी हो, ऑटोक्रेसी यानी कि जो हम बात कर रहे हैं राजा का तंत्र है, और यहां पर बात कर रहे हैं हम डेमोक्रेसी। दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या डिफरेंसेस है? मैंने कहा ये क्या है? रूल ऑफ किंग, राजा का शासन। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, है ना? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ये किसने बोला था?
ये बोला था बाई अब्राहम लिंकन। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने ये बोला था, ये शब्द थे उनके। अब दोनों में क्या समानता है ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि जो सारी पावर होती है, ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, राजा के पास ही सारी शक्तियां होती हैं, गवर्नमेंट ही किंग है यहां पर, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो। कौन देख रहा है सब चीजें? किंग, राजा ही देख रहा है सब कुछ। लेकिन यहां पर हमने देखा इन डेमोक्रेसी वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट वी हैव? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। अभी सेपरेशन ऑफ पावर हिंदी मतलब होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये किसने दिया था? बाई लॉर्ड माउंटबेटन। नहीं नहीं सॉरी, लॉर्ड माउंट्सक्यू करके नाम था कोई, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, लॉर्ड माउंट, MONTESQUE, MONTESQUE, इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पावर का सेपरेशन होना चाहिए। और सेपरेशन कैसे होना चाहिए? जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के 3 विंग है, हमारे पास लेजिस्लेटिव है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, और हमारे पास जुडिशरी है। तो इन तीनों के अलग अलग काम है, अलग अलग बॉडी है, लेकिन ये एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस रखते रहेंगे। क्या होगा इसमें? चेक्स एंड बैलेंस, कि वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है वो इसमें होता ही है ना। अब क्या होता है ऑटोक्रेसी में, जो प्रजा है वहां की, उस प्रजा के पास ड्यूटीज होती हैं, कुछ एक ड्यूटीज हैं उसके पास निभाने के लिए, कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास राइट्स नहीं है कि वो राइट्स के लिए कहीं पर जा सके कि भाई हमको जाना है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसा हो जाए कुछ, लेकिन उसके पास वो अधिकार तो है ही नहीं। अधिकार यहां पर नहीं है। यहां पर जो सिटीजन है, यहां पर जो नागरिक हैं, उनके पास ड्यूटीज हैं, DUI, है ना, ड्यूटीज है कुछ उनके पास, ड्यूटीज, और उनके पास राइट्स भी हैं, अधिकार भी हैं। तो ये दोनों चीजें यहां पर है हमारे पास। ठीक है जी, समझ आ गया। अब डेमोक्रेसी के चलते हैं हम टाइप्स पर। हमने पहले डेमोक्रेसी का अर्थ देखा, तो डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। जिनको क्लियर है हाथ खड़े करो। बस यही बच गए हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं? समझ नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है कुछ? क्या लग रहा है? हमें पता तो चलना चाहिए जो क्लासेस में नहीं है, ताकि अच्छे तरीके, और अच्छे तरीके से फिर बताएं। पूछ रहे थे कल, कल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बलि प्रथा जो है वो ठीक है या नहीं है, योगिता पूछ रही थी। ठीक है, देखिए बलि प्रथा को कंपल्शन तो है नहीं, कहीं पर ऐसा भी नहीं बताया गया है कि भैया जरूरी बलि जरूरी ही देनी है, ये कंपल्शन नहीं है। इंसानों ने अपने अपने जैसी जैसी सुविधा उनको लगी तो उस तरीके से वो अपने लॉज या कानून बनाते रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता, मान लीजिए ऐसा होता, जब हम कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे भगवान की ही तो संतान है, कहते हैं ना, हम ऐसा ही कहते हैं, सिंपल सा शब्द हम कहते हैं कि भगवान की संतान है सारे जीव जंतु। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो अपनी संतान को ही, है ना, अपनी संतान को ही, अपनी संतान की बलि वो मांग दे कि भैया मुझे अपनी संतान की बलि चाहिए, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता या खुश नहीं हो सकती, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो कोई भी हो। एक ऐसा जानवर जिसने कोई पाप ही नहीं किया, क्योंकि वो जानवर योनि में अभी पैदा हुआ है,
वो कट गया, वो अलग चीज़ है कि भैया उसके कर्म थे या हमने कुछ काट दिया, हमारे कर्म खराब हो गए, वो अलग चीज़ है। इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार जैसे-जैसे उसे सूट करता गया, वैसे-वैसे उसने अपने अनुसार कानून भी बना दिए। उसको लगा कि भैया हम ये करेंगे तो अगर हम बलि चढ़ाएँगे, क्योंकि अगर बड़े पशुओं की आप बात करते हैं ना, तो बड़े पशु जब ठंड लगती थी, आप देखेंगे ज़्यादातर जो है वो ठंडे क्षेत्रों में होता है ये, ज़्यादातर, है ना? तो जब उसे भूख लगी, ये बड़े जानवर तो काट नहीं सकते हैं, बड़ा जानवर कितना ही काट देंगे, भैंसा काट देंगे, उतना बड़ा जानवर। अब गाय को तो पहले ही माता मान रखा था कि भैया गाय तो माता है, फिर बैल तो कृषि करने के काम आता था और जो बड़े-बड़े जानवर थे उनको काट नहीं सकते थे, छोटे जानवर मिलते नहीं थे। अब उन्होंने सोचा मीडियम जैसा जानवर है उसको ले लेते हैं। अब मीडियम जानवर में कौन आ गया? बकरी आ गई, भेड़, बकरी, मुर्गा, यही सब बीच वाले सेक्शन में आ गए कि जल्दी खा करके खत्म भी तो हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमने काट दिया बड़ा वाला कोई जानवर, वो खा कर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बीच वाला जो जानवर था उसको अपने सुविधा अनुसार ले लिया। लेकिन हम भी एक देख रहे थे उसमें कि वो था करेक्ट है कि जब इंसानों को ये लगा कि भैया ये जानवर जो है ये खेतों में जा रहा है, पता नहीं क्या-क्या खा रहा है, जानवर जो है जंगलों में जा रहा है, पता नहीं क्या-क्या खाएगा, अशुद्ध है ये जानवर, कहीं किसी के घर में चला जा रहा है। तो उसको शुद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं देवता को चढ़ा देते हैं। अब देवता को चढ़ा दिया, वो शुद्ध हो गया, इंसानों ने खाना शुरू कर दिया, तो अब शुद्ध भी हो गया है ना? हाँ, वही कह रहा हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं है उसमें। हमारे उधर हैं एक मंदिर है, तो उस मंदिर में क्या होता था कि पहले बकरे कटते थे, लेकिन उसके बाद खुद ही मंदिर में वहाँ पर कह दिया, जो देवता हैं उन्होंने खुद ही कह दिया कि भैया हमें बकरे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो शिव जी महादेव का ही रूप है। तो उन्होंने कह दिया बकरे की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ पर बकरे कटते ही नहीं हैं, अब वहाँ पर नारियल कटता है ना? तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पर देखें तो लोगों को अभी इस चीज़ पर आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भई ये गलत है बिल्कुल। तो वो भी गलत है फिर मतलब से अभी वो समझने का नज़रिया या उतना सोचने का नज़रिया आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते। कहीं सोसाइटी में चले जाओ तो भैया बोलेंगे तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ जीवन के बारे में, तुम्हें क्या पता? वेद अ, वेदों में क्या लिखा हुआ है, उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, तुम्हें क्या पता? हमारा धर्म क्या है? हम क्योंकि वो चला हुआ है ना, ट्रेडिशन चला हुआ, उस ट्रेडिशन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी ट्रेडिशन को आप अगर चेंज करना चाहोगे तो वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो हाँ, जैसे कास्ट सिस्टम है, आप कहोगे कि भैया इस कास्ट के व्यक्ति को आप अंदर आने दे दो, ब्राह्मण के घर में आने दे दो। शूद्र ब्राह्मण के घर में नहीं जा सकता है। अगर आप ये सोसाइटी में कह देंगे कि भैया नहीं-नहीं, चलता है हमारे यहाँ तो, आपको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है। सोसाइटी एक नॉर्म से चली हुई थी और आप उस बीच में आ गए। अगर आप जब बीच में आएँगे और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं होंगे, फिर मारे जाएँगे। मारे जाएँगे इन द सेंस कि आपको आपकी वहाँ पर सुनी नहीं जाएगी जब तक आपके पास कोई कोई साक्ष्य नहीं है। इसीलिए सोसाइटी में अभी ये कहने से बचें कि बिल्कुल ही गलत है। अपने परिवार तक सीमित हैं, ठीक है, वो आगे समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बात पर अड़े ही रहना है, कि ऐसा ही होता है, तुम सारे गलत हैं, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं। आपका पॉइंट ये है, आपने बता दिया, अच्छी बात। अगले ने सुना, ठीक है, नहीं सुना तो भैया हमने तो बता दिया था। तुमने नहीं सुना, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि उनके अपने में नॉर्म्स हैं, उनको आप बदल नहीं सकते हैं अभी। आप किसी को ज़बरदस्ती बदलने में लग जाएँगे, आप अपने परिवार या फैमिली में कहने ये लग जाएँगे कि भैया नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही कह रहे हैं कि इंसानों का लालच है। आप बार-बार ये उनको समझा नहीं सकते हैं। बार-बार ये कह कर के कि इंसानों का ये लालच है और आप उनको समझा दें और वो आपकी बात मान लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको कुछ और तथ्य दे देंगे। वो वहाँ से और कहेंगे कि हाँ, हमारी देवी जो है, वो बिना खून के तो मानती ही नहीं है। अब देवी ने तो नहीं कहा कि मुझे बकरा चाहिए, देवता ने तो नहीं कहा, है ना? हुँ, अच्छा, हम प्रसाद चढ़ाते हैं कुछ बकरे हाँ, सेम ही है ना, लेकिन अब आजकल जो देखेंगे आप ट्रेडिशन जो है वो कम-कम होता जा रहा है। ट्रेडिशन कैसे कम-कम होता जा रहा है? आपने देखा होगा कि पहले जो थे, वो बकरे बहुत ज़्यादा कटते थे।
भीमा काली मंदिर में आप देखेंगे तो बकरे ही बकरे कटते थे वहां पर, सिर होते थे, बिल्कुल बकरों के सिर होते थे वहां पर पड़े हुए। अब आज की डेट में बहुत कम है। जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी, उसको लीगल ये था कि आप कहीं कोर्ट में नहीं, आज लीगल है वो, लेकिन कटते तो फिर भी हैं। अब सोचो आप कि ये जो मुद्दा है, ये कितना सीरियस है, जहां पर इस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी बकरे कटते हैं। सेम आप कास्ट सिस्टम को देखेंगे कि कास्ट सिस्टम में लीगल सिस्टम है, लीगल ये है, कार्यवाही हो सकती है आप पर, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो अभी तक सीमित है, और उस सोच को बदलने के लिए आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आपको दिमाग से सब कुछ निकालना पड़ेगा। पहले एक बच्चा होना पड़ेगा, जैसे एक बच्चे को समझाते हैं वैसा होना पड़ेगा, ताकि आपके पास सारे तथ्य एक बराबर आ जाएं कि हाँ ये इसके पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में एक ही चीज भर दी गई है कि यही इसके पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब आपने उसके नेगेटिव तो देखे ही नहीं, आपका दिमाग अभी बंद है। अब उस दिमाग को खोलने के लिए समय लगेगा, और वो अब इस एज में कोई समय देना नहीं चाहता है। वे इस एज में हम समय क्यों ही दें, जैसा चला हुआ है वैसा ही चलने दो, है ना। गांव में बिल्कुल साक्षर तब नहीं मानते, अब अपने में भी बताया था कि कनेतो ने पहले पशु उठाने के बाद उनको निकाल दिया था ठाकुर। हाँ तो क्यों मानेंगे ना, आपकी बात क्यों ही मानेंगे। तो ऐसा होता ही नहीं है, आप सोसाइटी को चेंज अभी नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी को चेंज होने के लिए बहुत समय लगता है, एक समय के बाद, एक पीढ़ी के बाद समय ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अब आप अपने बच्चों को, आप पढ़े लिखे हैं, अब आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, आप अपना कंक्लूजन निकालेंगे, फिर आप अपने बच्चों को वो चीजें बताएंगे, तो आपके आने वाली जो आगे वाली जनरेशन होगी वो आपसे और बेहतर होगी, और उनके पास सोचने का नजरिया और अच्छा होगा, है ना। लेकिन आपसे जो पहले वाली जनरेशन है, उनके पास वो विचार उतने ही थे, वो उसी गांव में ही रहे, उसी समाज में ही रहे। अब क्योंकि वो उसी समाज में रहे हैं, उन्हें पता है कि इस समाज की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। हमारे यहाँ पर मेला लगता है, उस मेले में बकरा चढ़ता है, किसी ने देवता लाया है तो वहां पर भी बकरा चढ़ता है। हालांकि जब बकरे की फेरी देते हैं घर के चारों ओर, तो बकरे का पहले कान कटता है, बकरा पूरा नहीं कटता है, बकरे का कान काटा जाता है, फिर उसको घर के चारों ओर घुमाया जाता है, ताकि वो खून की जो परिक्रमा है वो दी दी जाए। ये चलता है। अब आप नकार नहीं सकते उस चीज को कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। अब क्योंकि वो लोग उसी सोसाइटी में रहे, तो ये तुम्हें क्या पता, तुम भगवान के बारे में तुमने कितनी बार पूजा की है। अब है भी चीज कि भैया हमने कितनी ही बार किया है वो चीज, कितने ही हम डीप गए हैं उस चीज में, कितना ही हमने समझा है वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, कितना ही पढ़ा है उनको। पढ़ना और समझना वो अलग अलग चीजें हैं फिर। तो कहें, ठीक है, वही कह सकते हैं आप कि भैया इसका कोई अभी तक के लिए कंक्लूजन ये नहीं है, कंक्लूजन इतना ही है कि हाँ ये इंसानों के द्वारा ही फैलाए गए चोंचले हैं। बाकी कई जगह पर मानते हैं, कई जगह पर नहीं मानते हैं। अब जो नहीं भी मानते हैं उनका भी कुछ बुरा तो हो ही नहीं रहा है, वो भी तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। जिन्होंने ये चीजें बंद कर दी हैं, वो पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही हो गया उनके जीवन में, ठीक है तो चला हुआ उनका जीवन। जो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अगले जीवन में इस चीज का पाश्चाताप उनको हो, पाश्चाताप तो नहीं कर सकते, अगली जोनी में तो याद ही नहीं रहेगा। अब कलयुग में तो इसी समय ही इस जो ये योनि है कलयुग में ही हमें उसका फल भी मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, फिर नहीं मिला तो हो सकता है अगली योनि में मिले, है ना। करते हैं अनपढ़ मुझे। हाँ तो बस यही चीजें होनी है, जब तक आपके पास कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो अनपढ़ तो घोषित होंगे ही। चलो ठीक है, आगे चलें, है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कैसी हो सकती है, डेमोक्रेसी के टाइप्स, वी हैव टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के जो प्रकार हैं वो कैसे हो सकते हैं, देखो। पहला है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है आपके पास इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब जनता अपना शासन स्वयं करे। डायरेक्ट का मतलब है जनता ने अपना शासन स्वयं ही करना है भैया। क्या करना है? पब्लिक रूल देमसेल्व्स। ठीक है। अब क्या हो गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे बदलती जा रही है? इनडायरेक्ट की तरफ ही बदलती जा रही है ना। इनडायरेक्ट जिसे आप कहते हैं अप्रत्यक्ष, हिंदी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और कहेंगे इसको रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हिंदी में लिखेंगे प्रतिनिधात्मक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। पब्लिक रूल देमसेल्फ कैसे करती है? रूल अपने आप को रूल कैसे करेगी? इसमें कुछ सीमाएं हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ एक सीमाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेशन है इसकी पॉपुलेशन और एक एरिया। ये आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है व्यवहार में दिखती है, प्रैक्टिकली दिखती है, लेकिन संभव जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतनी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ग्राम सभा की। ग्राम सभा ओनली यूनिट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि जो भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसका एक ही प्रकार ये है, सिर्फ ओनली यूनिट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जब पब्लिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। क्या कर रही है यहां पर? ये पब्लिक हो गई। पब्लिक को लगा कि भैया हमारे जो नेताजी हैं, ये पब्लिक जो है इलेक्ट करेगी। किसको? आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलए एमपी, जिसको भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये इलेक्ट करेगी, और ये बाद में जाकर क्या करेंगे? रूल करेंगे यहां पर, है ना। इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका होगा, प्रतिनिधि कैसा होगा आपका? वो हो सकता है एमपी हो, वो हो सकता है एमएलए वो हो सकता है आपका विलेज पंचायत विलेज पंचायत हो सकता है नगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका एरिया है, ये वाला कोई आपका, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ की 10,000 लोग रह रहे हैं। इसमें जो वोटर्स हैं उनकी भी तो संख्या होगी कुछ। वोटर्स है मान लीजिए इसमें से 8,000 मान लेते हैं, ये अच्छी खासी संख्या है वोटर्स की। अब ये जो होंगे ये वोटर्स, ये आपके ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा ही तो होता है, ये जो वोटर होंगे ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करता है? जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, है ना। इसे आप कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहीं कहीं पर क्या होता है कि यही ग्राम सभा के ही जो लोग होते हैं वो विलेज पंचायत को चुनते हैं। कई जगह क्या होता है कि अलग अलग चुनाव होते हैं, है ना। इनडायरेक्टली अगर मान लीजिए चुना जाए, इन्होंने ही चुन लिया, ये अगर इलेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं आप विलेज पंचायत, जहां पर ऐसा होता होगा। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर आपने नहीं चुना लेकिन किसी और ने चुना वो। ठीक है जी। अब बात करते हैं जरा इसी के ही इलेक्शन की ही बात करते हैं आगे, जिसमें आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वगैरह 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 वो सारी चीजें आती हैं। क्या है इलेक्शन वाली कहानी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं
या फिर हम चुनाव की बात करें, यहीं से ऊपर से ही रिलेटेड है, सारा इसमें आ जाएगा। फिर हम बाद में जाकर के नहीं बात करेंगे कि भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो कैसे हुए। इलेक्शन की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ हुआ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति का हस्तांतरण। क्या किया हमने? ट्रांसफर ऑफ, आपके पास शक्तियां नहीं रही, अब आपके नाम पे कोई और ही डिसीजन ले रहा है। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, पावर का ट्रांसफर होना, निर्णय लेने की शक्ति का ट्रांसफर होना। ठीक है, जहां पर आप पब्लिक थे, अब क्या करेगी वो पब्लिक? इलेक्ट करेगी। इसको बार बार नहीं लिखना है, बस काफी है इतना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका, ये आप पर रूल करेगा। सिंपल सी कहानी इतनी है रूल की इसकी। अब इसमें टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं इसमें। कैसे प्रकार होते हैं? दो तरीके से। एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक हो गया आपके पास प्रत्यक्ष और दूसरा हो गया है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो दोनों को डिफाइन करते हैं जरा। फिर पहले देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यहीं पर कर लेते हैं इसको आगे की ओर, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हो गया जब जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं एमएलए, जो चुनते हैं वो स्वयं ही तो चुनते हैं। एमपी का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, किसके लिए? लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है। विलेज पंचायत का इलेक्शन होता है, कहीं पर इनडायरेक्टली भी होता है। विलेज पंचायत का हो गया, म्यूनसिपैलिटी का हो गया, उसके बाद आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया। ये डायरेक्टली आप चुनाव कर रहे हैं। इनडायरेक्ट चुनाव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एमपी का चुनाव कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। लोकसभा, लोकसभा नहीं सॉरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के लिए। जैसे कि आपकी कैसे होगा ये? फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरुआत करते हैं। ये पब्लिक है आपके पास, पब्लिक ने क्या किया? डायरेक्ट इलेक्शन किए एमएलए के लिए, है ना। यहां से क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ये वाला जो हुआ ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, आपने एमएलए को वोट दिए। अब वो एमएलए ने क्या किया आगे की ओर को, वो अब एमपी का चुनाव कर रहे हैं। यहां पर क्या हो गया है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हो रहे हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो वो कौन करेगा? वो एमएलए। और हिमाचल में संशय ये चला हुआ है कि भैया जो सीटें हैं यहां पर, जो 3 सीटें हैं, अब कांग्रेस के भी जाएंगे कुछ, बीजेपी के भी तो जाएंगे, क्योंकि एमएलए ही तो चुनाव कर रहे हैं। कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी है। अब संशय ये लगा हुआ है कि कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं। ऐसा चला हुआ है, न्यूज में चला हुआ है कि कांग्रेस में हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ एक एमएलए बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करे। तो हम नहीं चुनाव कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग भी कहां कर रहे हैं? इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहे हैं इनके, जो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के होते हैं। आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वोट नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जहां पब्लिक वोट करती है। सॉरी, आप नहीं वोट करते हैं, कोई और ही वोट करता है। ठीक है, अब आते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन पे। जो मेथड ऑफ इलेक्शन है इसको करेंगे हम कल। ठीक है, जिसमें आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, ये करेंगे हम कल के लेक्चर में। क्लियर? और मुझे ये बता देना है, किसी को कुछ लग रहा होगा कि हमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना है समय रहते, तो कुछ उसका सोल्यूशन और निकालेंगे फिर समय रहते। ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर कल। कल करेंगे इसको और आगे कंटिन्यू। समझ आ गया? आज का सारा समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट। पीडीएफ यही वाली भेजेंगे हम इसको, ठीक है। समझ आ जाएगा ना इससे? ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट। ओके।